हेलो एवरीवन, कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल माइशो कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट विलियन, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। ये क्वेश्चन जो ऑल स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लास 12th केमिस्ट्री का हमारे चैप्टर फर्स्ट का है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम आपकी हेल्प के लिए मनीषा कोचिंग क्लासेस में आप सर्व कर सकते हो, जिसमें हम टॉपिक वाइज पहले पढ़ा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लासेस में ऑल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे इसके, और साथ ही इसके न्यूमेरिकल के भी अंकित प्रश्न के लिए करने के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भी पढ़ चुके हैं। और किसी कह सकते हैं कि किसी टाइप के जो क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उस टाइप के आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमारा सबसे पहले आता है राउल्ट का नियम। कौन सा आता है? दीर्घ उत्तर प्रश्न है। दीर्घ उत्तर प्रश्न में सबसे पहले हमारा है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम लिखिए तथा इसका गणितीय व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट, हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था कि विलयन का वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब मोल प्रभाज्य के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन, तो जैसे कि हमने लिखा था पी नोड माइनस पी एक्स बटे लिखा था पी नोड इक्वल आपका x1 मोल प्रभाज्य के लिए चलता हमारा x1 बराबर दे रखा है n1 बटे n1 प्लस n2। क्लियर, हमने ये चीज़ देखा था। उसी प्रकार वाष्प दाब का अवनमन का अनुभार की बात करेंगे, तो अनुभार के लिए हम चलते पी नोड माइनस पी एक्स बटे पी नोड बराबर WA इंटू M2। ठीक है, उसी प्रकार M1 इंटू W2। ठीक है, इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब का अवनमन द्वारा अनुभार ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है राउल्टी का नियम के लिखिए तथा उसका गणितीय व्याख्या कीजिए। तो हमने ये सब चीज़ देख चुके थे पहले पिछले लेक्चर में। तो हमारे ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 4 नंबर में पूछा जाता है। स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परासन दाब मापने के लिए बर्कले हार्टले विधि का। तो स्टूडेंट, हमने देखा था कि बर्कले हार्टले दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का प्रयोग कीजिए। तो स्टूडेंट, हमने देखा था बर्कले हार्टले इंपॉर्टेंट विधि है। जैसे कि इस जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है उससे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा सकता है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट इसको 4 नंबर में पूछा जाता है कि परासन दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्या दे रखा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण कीजिए। तो स्टूडेंट, हमने क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण के बारे में पढ़ा था कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, और क्वथनांक को उन्नयन को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से। किससे प्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से अपने किसको क्वथनांक में उन्नयन को प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी परिभाषा क्या थी कि अवाष्पशील विलेय का विलायक में घोलने पर होने वाली क्वथनांक में वृद्धि क्या कहलाती है? हमारी क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तो उसी प्रकार से हमारा जो समीकरण बनता है डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू M। ठीक है ना, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये मोलर उन्नयन नियतांक क्या है, ये भी देखा था हमने। मोलर नियतांक क्या होता है कि 1000 ग्राम में क्या दे रखा है? 1000 ग्राम में विलायक में से 1 मोल विलेय घोलने पर होने वाले क्वथनांक में उन्नयन क्या दे रखा है? होने वाले क्वथनांक में उन्नयन को क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन नियतांक। क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन नियतांक कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हिमांक में अवनमन। कौन सा क्वेश्चन है? हिमांक में अवनमन या हिमांक का ग्राफी निरूपण को आप समझे। तो स्टूडेंट, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है कि हिमांक क्या होता है। तो हिमांक की परिभाषा लिखनी है, और हिमांक में अवनमन पूछा जाता तो हिमांक की ग्राफी निरूपण को हमने क्वेश्चन में सोल्व किया था। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है कि अवाष्पशील विलेय को क्या स्टूडेंट? अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने वाले या होने से जो हिमांक में कमी आती है वही क्या कहलाता है? हमारा हिमांक में अवनमन कहलाता है। और हिमांक में जो अवनमन है उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? डेल्टा TF से। किससे? डेल्टा TF से प्रेजेंट करते हैं, और जिसका जो समीकरण बनता है हमारा डेल्टा TF बराबर KFM। ठीक है ना, इस टाइप से हम बता सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर होने वाले इसके हिमांक में कमी, क्या होने वाली? हिमांक में कमी को क्या कहते हैं? हम हिमांक में अवनमन। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम मोलर हिमांक अवनमन की बात करें, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, मोलर हिमांक की अवनमन की बात करूं तो 1000 ग्राम में कितने? 1000 ग्राम में विलायक के अनुरूप 1 मोल में विलेय के घोलने पर होने वाले हिमांक में अवनमन क्या कहलाएगा? हमारा मोलर हिमांक अवनमन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं मैं किसकी, जैसे कि हमारा चैप्टर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाने क्वेश्चन कौन है अधिकतर, तो सबसे पहले आता है हमारा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है? जो राउल्टी का नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। और जो राउल्टी का नियम का पालन नहीं करता वो क्या कहलाता है? हमारा अनादर्श विलयन। तो स्टूडेंट, क्लियर होगा, इसका अंतर पूछा जाता है अक्सर 3 नंबर में। उसके बाद आएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार। तो स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षा में लास्ट टॉपिक रहा हमारा कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, वह प्रकार। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा मोलर और मोलरता में अंतर क्या है स्टूडेंट? तो मोलर और मोलरता में भी अंतर हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से। ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है कि मोलरता क्या होती है आपकी और मोलरता क्या होती है। तो मोलरता क्या होती है स्टूडेंट आपकी? जो मोलरता क्या होती है? विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और मोलरता क्या होती है कि विलियन का 1 लीटर में विलेय का मोलों की जो संख्या रहेगी वहाँ क्या कहलाएगी? हमारी मोलरता। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ा है, इसकी परिभाषा पढ़ी, साथ में अंतर भी पढ़ा। तो ये पूछा जाता है लघु उत्तरीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन टॉप गुणांक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, तो हमने वन टॉप का गुणांक समीकरण भी पढ़ा स्टूडेंट, और वन टॉप से विलियन का समीकरण भी देखा है। तो स्टूडेंट, हमारा वन टॉप गुणांक क्या होता है कि हम अनुशंक्य गुणधर्म में आणविक द्रव्यमान क्या होता है? व्युत्क्रमणित होता है। और वन टॉप गुणांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I बटा बराबर क्या होता है? सामान्य अनुद्रव्यमान बटे प्रक्षेपित अणु का द्रव्यमान। इस टाइप से भी बना सकते हैं। और हमारा वन टॉप समीकरण क्या कहलाता है? हमारा
ये भी हमने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया था कि वन टॉप समीकरण क्या है। तो वन टॉप समीकरण बराबर होता है हमारा पाई वी बराबर का एनआरटी होता है, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से क्लियर करता है। वन टॉप समीकरण का जो दाब का परसन दाब के लिए भी वन टॉप समीकरण देगा, किसके लिए, परसन दाब के लिए वन टॉप समीकरण देगा। तो उसके लिए क्या बना था हमारा सूत्र जो बना था वन टॉप समीकरण के लिए, वन टॉप परसन दाब के लिए जो सूत्र बना था हमारा पाई वी बराबर होता है हमारा एनआरटी, ठीक है। और परसन दाब के लिए बना गया था हमारा क्या समीकरण बनेगा, एनआरटी बटे वी। इस टाइप से हमारा समीकरण बना था परसन दाब के लिए। वन टर्म सिद्धांत क्या था, तो वन टर्म समीकरण के विलेय के अनुभार को ज्ञात करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पाई बराबर क्या होता है हमारा एनआरटी, पाई वी बराबर क्या होता है एनआरटी। और अगर हम इसकी बात करें, अगर इसमें एन का मान रखें तो एन बराबर क्या होता है हमारा डब्ल्यू बटे एम, क्या होता है डब्ल्यू बटे, और एम क्या होता है इसमें विलेय का अनुभार, और डब्ल्यू क्या होता है इसमें विलेय का द्रव्यमान, क्लियर। तो हमारा जो समीकरण बनेगा पाई वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटे एम आर टी। और इसको हमने सॉल्व करा था, तो हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो डब्ल्यू बटे इंटू क्या आर टी बटे पाई वी, ठीक है। तो ये समीकरण हमने देखा था। और वी क्या होता है आपका आयतन, क्या होता है आयतन होता है। तो ये सब चीज़ हमने क्या कर लेते हैं इसमें क्लियर कर लिया था, वन टॉप समीकरण में कर लिया था, अच्छे से सिद्धांत को पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसका अनुभार भी याद कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हेनरी का नियम को लिखिए। कौन सा नियम, हेनरी का नियम क्या था। तो स्टूडेंट हमने हेनरी का नियम भी बहुत अच्छे से क्लियर करा था। इसको बहुत ज़्यादा इसको कितने पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या होता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, इसको मुक्त विलयन, ये भी हमने पढ़ लेता हूँ। तो हेनरी का नियम क्या होता है हमारा, स्थिर ताप पर क्या कह सकते हैं, स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यही क्या कहलाता है हमारा हेनरी का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहलाता है। अगर स्टूडेंट में बात करूँ, ठीक है ना, अगर स्टूडेंट में बात करूँ तो जैसे कह सकते हैं हेनरी का नियम तो हमने पढ़ा कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप और स्थिर ताप पर द्रव के विलेयता गैस के क्या होता है दाब के समानुपाती। ये तो हमने हेनरी का नियम पढ़ा। लेकिन स्टूडेंट में बता मुख्य रूप से जो अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मुख्य रूप से जो अंकित प्रश्न पूछे जाता है मोलरता और नॉर्मलता, फार्मलता, पीपीएम, पार्ट्स ऑफ मिलियम और नॉर्मलता फार्मलता के ऊपर क्या पूछा जाता है, अंकित प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर होगा जो हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में आज हमने डिस्कस कर चुके हैं। और ये ऑल बोर्ड एग्जाम स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कीजिए।